नाउ सी द इंट्रोडक्शन टू ऑल फॉर लव। है ना। देखें, ऑल फॉर लव इज अ ट्रेजेडी प्ले। पहला फैक्ट क्या है ये? ट्रेजेडी प्ले रिटन बाय जॉन ड्रायडन। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है ये। अभी इनका इंट्रोडक्शन देखना है, ठीक है। अपने उसमें भी है एक चैप्टर। फिर सेट इन एंशिएंट रोम। ये कहानी कहाँ सेट है? एंशिएंट रोम में। चलिए, द प्ले इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ इल फेटेड लव बिटवीन मार्क एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। तो आपको हमने ये बोला था तब कि आप ये वीडियो देखना, लेकिन ये स्टोरी अपन ने कवर नहीं की थी। तुम लोग देख के आई थी, है ना, लेकिन अपन ने यहाँ कवर नहीं की थी। इट प्रोवाइड्स अ कैप्टिवेटिंग पोर्ट्रेयल ऑफ लव, ऑनर एंड बेट्रायल। इसमें तीन चीजें मिलती हैं हमें देखने: लव, ऑनर प्यार, सम्मान, और धोखा। ठीक, समझ में आएगा कहाँ कैसे हैं ये चीजें। नाउ कम टू द नेक्स्ट ओवरव्यू ऑफ ऑल फॉर लव। पहले तो मेन कैरेक्टर्स देख लें। द प्ले सेंटल अराउंड द कैरेक्टर्स ऑफ मार्क एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, exploring their passionate and tumultuous relationship। tumultuous मतलब ये होता है बड़ा ही विचित्र किस्म का, एकदम पागलपन भरा, है ना। आप अब भी जिम्मेदारियां ही भूल जाना इस रिलेशन में। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है? तो सेटिंग है ऑल फॉर लव इज अ सेट इन एंशिएंट रोम। सेटिंग पूछी जाती है कि सेट कहाँ है ये प्ले, मतलब किस जगह पे हुआ या किस जगह पे इसकी वो बनाई गई है पृष्ठभूमि। तो प्रोवाइड अ रिच बैकड्रॉप दैट इनहेंस द ड्रामेटिक नेचर ऑफ द स्टोरी लाइन। फिर थीम्स ऑफ ट्रेजिक लव। ट्रेजिक लव है पहली चीज। द प्ले delves into the themes of tragic love, portraying the intense emotion and sacrifices made for all sake of love। है नो? फिर उस तरफ चले जाओ। तो ये जो प्ले है ट्रेजिक लव स्टोरी है ना। इसमें सैक्रिफाई बताया गया है, इमोशंस, इंटेंस इमोशन बताया। इंटेंस मतलब एकदम कसे हुए। ठीक, ओके। फिर देखें प्लॉट समरी ऑफ एक्ट। जरा इसकी समरी को देखें। इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। एक्ट फर्स्ट set the stage by introducing the main characters and their initial conflict and motivations। पहला जो एक्ट है उसमें क्या क्या बताया है? अच्छा हाँ, ध्यान रखना, अभी हम स्टोरी कवर नहीं कर रहे, इसकी स्टोरी बताएंगे हम इसके बाद। अभी हम ये देख लें कि वो जो प्ले है उसकी खासियत क्या क्या है। हाँ, सेट है, कौन कैरेक्टर होंगे, क्या उनका रोल था, क्या बताने की कोशिश की, फिर समझेंगे कहानी। फिर तो ये क्या बोलते हैं, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट एंड मोटिवेशंस बताया जाता है किसमें? एक्ट वन में। एक्सपोजिशन ऑफ सेटिंग। अब इसकी सेटिंग देखो। द एक्ट प्रेजेंट्स द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट रोम, helping the audience to understand the environment in which the characters interact। एंशिएंट रोम बताया गया है। रोम में क्या है, इतने अच्छे तरीके से उसको डिपिक्ट किया गया है कि ना आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। ठीक, और आपको समझने में, ऑडियंस को अंडरस्टैंड करने में इजी होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट अच्छा बनाया गया है उसमें, मतलब बैकग्राउंड। कॉन्फ्लिक्ट डेवलपमेंट। अच्छा, अब देखो, इंट्रोडक्शन हो गया, फिर धीरे धीरे दिक्कतें होती हैं। चलो हम अभी थोड़ा बहुत बता देते हैं।
कि ये जो बंदा है मार्क एंटनी सन की टाइप का है, सन की नहीं है, हालांकि काफी इंटेलिजेंट है है ना। तो ये क्लियोपेट्रा से लव अफेयर्स में फंस गया। ओके, अच्छा क्यों? क्योंकि क्लियोपेट्रा कहा जाता है वर्ल्ड की ब्यूटीएस्ट ब्यूटीफुल वुमन थी। अच्छा तो सीधी सी बात थी, एंटनी को तो आना ही था। तो उनके चक्कर में जो सब कुछ भूल गए, सारी जिम्मेदारियां से मतलब कि ये जो है ना रोम का सोल्जर था ये, कौन? एंटनी। लेकिन जो क्लियोपेट्रा थी वो थी कहाँ की? मिस्र की। तो ये रोम में न रह के मालूम कहाँ चला जाता है? वही मिस्र में। बोले हम तुम्हारे को हैं, रहो वहां रहेंगे, हमें अपने राजकाज से घंटा मतलब नहीं, राजा की मदद हमको नहीं करनी। अपनी जिम्मेदारी छोड़ के उसी के वहां चला जाता, या समझ लो ससुराल में डर रही थी, ऐसे समझ लो। समझ गए? घर परिवार छोड़ के, माँ बाप पूरा परिवार, दोस्त, सारी चीजें। ये मूर्खता करता है भैया, है ना। तो ये चीज है, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्फ्लिक्ट बनता है यहाँ से, जब ये भैया वहां पहुंच जाता है रानी के वहां, कहानी बनने लगती है कि नहीं यार ये तो कुछ गलत हो रहा है इस बंदे को यहाँ, बल्कि इसका खुद का परिवार होता है उधर। हाँ, उस लेडी की वजह से, सिर्फ ये क्लियोपेट्रा की वजह से वहां चला गया। ठीक है, ये मतलब मूर्खताएं देखिए आप, मूर्खताओं की हद है। अब तक अब इस समय ऐसे अपने यहाँ इंडिया में होता तो अब तक तो मालूम जेल में डला होता। हाँ, वो क्योंकि मैरिज, हिंदू मैरिज एक्ट लग जाता है बढ़िया से। चलो आगे बढ़े। द प्लॉट thickens as conflict unfold, the कहाँ tension rise, laying the groundwork for the subsequent act। तो ये जो है इसमें टेंशन बढ़ती है, और ये जो एक्ट है मतलब ये धीरे धीरे फिर खत्म होता है, और लेकिन टेंशन, सब्सिक्वेंट मतलब घटना कोई भी चीज का, ठीक है। अब एक्ट 1 को एनालाइज करना है, उसका कैरेक्टर्स, डायनामिक्स, सिंबोलिज्म, ड्रामेटिक टेंशन। सी, एक्ट 1 को एनालाइज करते हैं, तो जरा देख लें कैरेक्टर डायनामिक्स क्या है। द इंटरेक्शन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द कैरेक्टर्स आर एनालाइज हाईली, सॉरी हाईलाइटिंग देयर कॉम्प्लेक्सिटी एंड मोटिवेशन। अच्छा, पहले एक्ट में होता क्या है, सारे कैरेक्टर्स को अच्छे से इंट्रोड्यूस किया जाता है ना, और सबको अच्छे से, बहुत अच्छे से एनालाइज भी किया जाता है, मतलब ऐसे शो किया गया है पहला एक्ट। फिर सिंबोलिज्म, बहुत सारे सिंबल्स यूज किए गए हैं। द यूज ऑफ symbolic elements in act 1 is explored, revealing deeper meaning and thematic significance। तो ये सारी चीजें उसमें होती हैं कि बहुत सारे साइंस बताए जाते हैं। जैसे देखो, तुम्हें हम सिंबल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल ये मान लें कि वो जो होता है ना, उसका नाम क्या है, एंटनी। एंटनी का जो दोस्त आता है ना, तो वो बहुत सारी ऐसी कुछ चीजें बताता है कि यार भाई, अपनी पत्नी को, बच्चों को याद करो, अब तो और लौट चलो। 2 बच्चे होते हैं उसके, है ना। हाँ, मार्क एंटनी शादीशुदा। तो बड़ा खतरनाक। हालांकि तुम्हें इस कहानी में एक चीज बताएं, एक बात तो यूनिवर्सली ट्रुथ है ही है कि जो मूर्खतापूर्ण ये जो किया गया जो होता है ना, ये मतलब ये लव, तो ये मूर्खता ही पूर्ण होता है। मतलब कहते हैं ना, ना समझी, है ना। तो ये ना समझी ही होती है, क्योंकि यहाँ तो ये बात ये क्लियर थी कि यार ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन होता है ये, ओनली फिजिकल अट्रैक्शन। 95% स्टोरीज में ये चीज बताई गई कि 95% वो तो होता ही नहीं है। क्योंकि अगर अपन इन्हीं स्टोरीज से जब देखेंगे तो एक चीज निकल के आती है कि जो रियल बात होती है, रियल तो ये होती है, दिखाते हैं एक शानदार एग्जाम्पल।
रियल क्या होता है? हाँ, रियल होता है उन 2 लोगों को देखो, जिसमें से एक 70 साल का बुढ़ऊ है और एक दादी है। बत्ती सी झड़ गई है ना? उसके बाद गालियाँ दे रहे एक-दूसरे को, मगर बाके बाद भी खाना-पीना और सारी व्यवस्थाएँ कर रहा है। दिस इज़ लव। समझे? सारी बात समझ वो होता है। बाकी ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन होते हैं, क्योंकि एक इसमें ऐसा सीन आता है ना? कि जब उसको ऐसे मन में वो किया जाता है ना, बताया जाता है कि ये है, ये वो है, तो थोड़ी देर के लिए भुला भी देता है, जाने के लिए तैयार हो जाता है रोम। नहीं, अब याद आया यार, क्या गलत कर रहा था। लेकिन वही फिर मूर्खताएँ शुरू हो जाती हैं, कोई ना कोई टाँग अड़ा देता है। कहानी समझेगा पूरी अच्छे से, ठीक है? चलो, तो ये था। फिर ड्रामेटिक टेंशन। द बिल्डअप ऑफ टेंशन एंड सस्पेंस इन एक्ट 1 is examine showcasing the playwright's skill in creating captivating drama। ये जो ड्रामा जो होता है ना, ड्रामा में एक बात पक्की समझ में आ जाती है कि यार बहुत शानदार तरीके से उसको बनाया गया कि प्ले राइट का जो इंटेंशन है ना, मतलब हमारे डॉन जॉन ट्रेडर्स जो है, इनका जो इंटेंशन है वो हमको फर्स्ट ही एक्ट में समझ में जाता है कि क्या शानदार तरीके से उनने बनाया। ठीक, चलो अब आते हैं नेक्स्ट एक्ट सेकंड। एक्ट सेकंड देखें, प्लॉट समरी ऑफ एक्ट सेकंड। लव कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, वही हमने कहानी बताई कि दोनों विवाद सा भी होता है। एक्ट सेकंड delve into the complexity and the conflict arising from the passionate but troubled love between Mark Antony Cleopatra। दोनों के बीच में नाटक भी शुरू होते हैं, झगड़े। क्या झगड़े शुरू होते हैं हमने बताया, क्योंकि वहां पे भाई आप जो रोम के जो सोल्जर्स हैं और उसका जो फ्रेंड है ना, वो सांस थोड़ी लेगा, तो उसका दोस्त बर्बाद हो रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोम का एक महान योद्धा, एक महान योद्धा जो बर्बाद होने के कगार पे है ना, और वो भी एक रानी के अंडर में वहीं सड़ रहा है और खुद के अस्तित्व को भूल गया। एक ही चीज, दारू पी रहा है, डला है। क्वींस को फर्क नहीं पड़ता। क्लियोपेट्रा तो एक अच्छी अच्छी रानी थी, मतलब अच्छी शासक थी, मतलब सोचो वो अपने राज्य को अच्छे से चला रही, तुम साले यहाँ सड़ रहे सिर्फ उसके चक्कर में, खुद का अस्तित्व खो दिए। है ना सोचने वाली बात, खुद का अस्तित्व खो के तुम वहां डले हो। यार तुम्हारा खुद का कछु इज्जत है नहीं। ये उसका दोस्त बताता है आके, सुन भाई तेरी क्या ही इज्जत है, तू मतलब डले हो यार, शर्म नहीं आ रही तुमको। वो रानी है यहाँ की, तुम क्या हो? तुम तो यहाँ के एक सिपाही भी नहीं हो, क्या हो तुम यहाँ? और यहाँ के जो विचित्र से लोग हैं वो तुमको कैसे देखते हैं? कभी उनकी नजर से पूछा कि ये क्या सोचते हैं, तुम क्या समझते हैं? जैसे तुमको खरीद के लाया गया हो, उठा के ले आई हो वो रानी, तुम उसका एक खिलौना हो। ऐसी ऐसी बात है वो दोस्त बोल, लगता है इसको नहीं। बात बात बिल्कुल सही बात है ना। फिर उसके बाद क्लियोपेट्रा बोलती है शाम को रात में, है ना, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो जबरदस्ती बौखलाता है, फिर सीन बनता है, अरे ऐसे कैसे नहीं है, सही में बताओ क्या वैल्यू है मेरी यहाँ, तुम ही बताओ। वो समझाती जैसे, नहीं तुम समझो, देखो ऐसा कहाँ का कुछ है, कुछ नहीं है भैया। वो लगी समझाने, ये लगा एकदम गुस्से में, है ना, पीने के लिए सामान यहाँ वहां फेंकने के लिए, है ना, मैं यहाँ तुम्हारा कुत्ता बन के रह गया हूँ, मेरी ये नहीं है वो नहीं है। गुस्सा आ रही है इसको, मतलब दोस्त तो बता के सब कुछ चला गया, है ना। दूसरे दिन सुबह उठ के चला गया। अब जैसे ये चला के वहां जाने लगा, तो फिर ये कुछ ना कुछ नाटक खेलती है ना। अच्छा हाँ, क्लियोपेट्रा से याद आया, इसके साथ में एक ट्रांसजेंडर रहता है क्लियोपेट्रा की सेवा में, ना? वो भी बहुत, हाँ, बहुत व्यवस्थाएं करवाते हैं वो। तो कहते हैं कि उसका ये मैसेज वहां ले जाओ, ये ले जाओ, मतलब क्या ही बोलेंगे। सेकंड एक्ट
एकदम तबाही वाला। फिर देखें अब जरा पॉलिटिकल इंट्रिग्स, इंट्रिग्स, यस, intrigues and power struggle among political figure add a layer of complexity to the storyline, intensify the stakes for the characters. तो देखा ही है हमने कि साजिशें होती हैं दोनों की एक दूसरे को अपनी अपनी तरफ खींचने की, है ना। राजनीतिक उठापटक चलती है। कैसी उठापटक? बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, कोई प्रयास करता है कि हमें ये सिंहासन मिल जाए ना। मतलब रोम की बता रहे सीन, रोम में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिंहासन मिल जाए। कैसे मिल जाए? अभी तो यहाँ एंटनी है नहीं, हम आसानी से सब कुछ कैप्चर कर सकते हैं। इस तरफ चलता है कि ये हमारी रानी जो है इस मूर्ख के चक्कर में फंसी है जबरदस्ती, है ना, जबकि इनको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। कहने का मतलब दुनिया भर की बातें चलती हैं। फिर देखना इमोशनल इमोशनल टर्मोइल, the emotional turmoil of the characters is the vivid portrait evoking empathy and the deeper connection with the audience. तो हम यहाँ देखते हैं कि इमोशनली जो है ना, जो क्लियोपेट्रा है वो एंटोनी को बहुत सारी चीजें कहती है, बहुत सारी बातें होती हैं इनके बीच में। बिल्कुल सीन को ऐसे एकदम फिल्म के जैसे बताया गया। बोलती है कि तुम गलत समझ रहे हो, तो मतलब ये बोलता है कि, मैं युद्ध में था, तुम मुझे छोड़ के भाग गई थी, जबकि मैं युद्ध तुम्हारे लिए लड़ रहा था। मतलब क्लियोपेट्रा खुदाई के युद्ध में खुदाई छोड़ के भाग जाती है और एंटो लड़ता रहता है। एक युद्ध होता है, बहुत मजाक वाली बात है कि दो लोग, रानी का युद्ध है किसी दूसरे उससे, ये एंटोनी इसकी हेल्प के लिए गया, लड़ने गए। होता ये है कि यहाँ पे ये भगाती है, ये लड़ता रहता है। ठीक है नहीं? तो जो बोलता है कि युद्ध तुम्हारा है ना, और लड़ मेरा था, और भग भी तुम जाती हो, ये कौन सी बात है? कम से कम तुमको खड़ा तो रहना था भाई, पीछे हो जाती तनक वो ठीक है ना। ये एक्सप्लेनेशन देती है कि नहीं ऐसा हो गया था वैसा हो गया था। ये नाटक होते हैं, है ना। तो घर आके अच्छी बहस होती है ना। काहे कि जो झटके में तो आ गया था रोम से, मगर इसके दोस्त और इसकी पत्नी बाकायदा एक के बाद एक लगे थे कि भैया जग जा अभी भी, तू कर रहा है, तू तेरे को खुदाई को नहीं पता मूर्ख। बड़ी उठापटक होती है। ठीक है। अच्छा, फिर ये क्लियोपेट्रा की एक ही कहानी है ना, वुमेन्स जनरली वुमेन्स की कहानी, इमोशनली वो करना, है ना। तो इमोशनली उसको फिर फंस जाता है ये बंदा, उस इमोशन के चक्कर में इनकी कहानी बर्बाद हो रही है। आगे देखें। अच्छा हाँ, एक बार तो ये भी होता है कि इसकी जो मैसेज है वो बच्चों को भी लेके आती, तो उस समय थोड़ी देर के लिए ना मान जाता है, कहता है ठीक है आज नहीं कल आ रहा है। कल कहाँ कहाँ आना, फिर उतने में वो फिर क्लियोपेट्रा सामने, उनको देख के फिर जो पिघल गए। ये नाटक थोड़ा ये पूरा। फिर एनालाइज एनालिसिस ऑफ एक्ट सेकंड, कैरेक्टर मोटिवेशंस, an in-depth analysis of the motives and desires drive the character's action and decision in act second. ठीक है, हमें सेकंड में क्या क्या दिखता है, कैरेक्टर्स को मोटिवेट होते हुए दिखता है कि वो लोग अपनी कहानी आगे बढ़ रही है। फिर देखें कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अच्छा, सेकेंड एक्ट में ही कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, ये बात ध्यान रखना। फर्स्ट में सिर्फ क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है और हम कहानी की गहराई में घुसते हैं। सेकेंड में कॉन्फ्लिक्ट उठता भी है और यहीं पे सॉल्व भी होता है। द इवॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड देयर पोटेंशियल रेजोल्यूशन आर एग्जामिन्ड, है ना, शेडिंग लाइट ऑन द नरेटिव प्रोग्रेशन। कहानी सॉल्व होती है, धैर्य के साथ सारी चीजें मतलब परीक्षण की जाती हैं और धीरे धीरे हम देखते हैं कि कहानी और आगे बढ़ती है। ठीक है। थीम डेवलपमेंट,
The thematic development in Act Second is explored, unrevealing the deeper message inside the embedded in the storyline. अब सुनो, इसमें एक बहुत मतलब जो ना डीपर मीनिंग है, बहुत एक गहराई के साथ इसके मीनिंग निकालते हैं जब इस वर्क का, तो एक बात समझ में आती है कि ये दुनिया फिजिकल अट्रैक्शन के पीछे कितनी पागल है, क्योंकि मोरली क्लियोपेट्रा ठीक नहीं होती, सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होती है, मतलब ब्यूटीफुल होती है, इस वजह से उस बंदे की बर्बादी हो जाती है। अच्छा, इसमें बताने का मतलब ये है कि सिर्फ ये फिजिकल की वजह से ही बहुत सारे लोग बर्बाद होते हैं, लेकिन वो जो है ना, वो कहानी थोड़ी सी चेंज है। देखो, आता उसी वजह से है। फिर ऐसा है कि देखो, क्लियोपेट्रा के शुरुआती इंटेंशन बुरे होते हैं, बाद में फिर वो मान लेती है बाद में, शुरू में तो बर्बादी ही थी। अच्छा, मोरल इसका ये भी निकलता है कि अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें कि आप एक जिम्मेदारी को छोड़ के दूसरी तरफ भगे हो, क्रिटिसिज्म जब होता है ना, तो ऐसा ही होता है, जैसे कि हम एक तरफा क्रिटिसाइज करते हैं। हम ये क्रिटिसाइज करते हैं कि एक बंदा अपनी ड्यूटी छोड़ के आया, गलत। एक तरफ लोग ये बोलते हैं भाई लव के लिए कुछ भी कर, एक तरफ लव और एक तरफ मोरल। आप किसको चुनेंगे? ज्यादातर दुनिया मोरल को चुने, क्योंकि आप जिम्मेदारी नहीं, कहते हैं ना इंडिया में तो जान जाए पर बचन, बिल्कुल वही। आप दो लोगों को नहीं छोड़ सकते, आप अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते, आप अपने पत्नी बच्चों को नहीं छोड़ सकते, या अपने पति बच्चों को नहीं छोड़, अगर आप ये करते हैं दैट मीन्स यू आर अ मोरली एमलेस, है ना। ये अलग बात है कि आप सबको व्यवस्थित करके छोड़ते हैं तो ओके। मान लो कि आपका पत्नी से तलाक हो जाता है या सेपरेशन हो जाता है, कि जायज वजह से पत्नी ही आपको छोड़ देती है या आप उन्हें छोड़ देते हैं, दिस इज ओके। या आपके पेरेंट्स आपको भगा देते हैं, दैट्स ओके। अदरवाइज नो अलाउ, दुनिया में ही नहीं अलाउ, क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पे भी पेरेंट्स को वैल्यू दी जाती है यार, हाँ, पेरेंट्स जैसी कोई चीज। और जो जमीन जायदाद का जो हिस्सा होता है ना, बहुत अच्छे तरीके से बंटवारा होता है वहाँ, बच्चे को ऐसे ही कुछ भी नहीं दिया जाता, बच्चे को ऐसे ही कुछ भी नहीं दिया जाता वहां पे ना। अपन किसी लिटरेचर में बहुत सारे वो पढ़ेंगे वर्क, जिसमें पेरेंट्स क्या है, एक विल सेट करके जाते हैं, विल सेट करके क्या जाते हैं, समझना कि मेरा जो पैसा है बच्चे को तब ही मिलेगा जब मेरा बच्चा इतने ही पैसे कमा लेगा। आई समझ में? अगर तुम सोचो का बेटा, हम करोड़पति है थे, है ना, कम से कम 150 करोड़ रुपये के प्रॉपर्टी धर गए, समझ न, तुम कहो तन्ना कोर जो मरवे वालो है बूढ़ो, ये बुढ़ाऊ मरने वाला है, बुढ़ाऊ मरने वाला है, पूरा पैसा अपना। तो बेटा वो बिल सेट करके जाते हैं कि मेरे मरने के बाद अगर मेरा बच्चा इतने ही पैसे नहीं कमा पाता तो मेरी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी को दान कर दी जाए। अब बच्चे के दिमाग में खनकता है ना, भैया कच्छु ना मिल ले, तो सिर्फ बाप के सामने हाथ जोड़ता है कि प्रभु एक बिजनेस शुरू करवे काज है, आइडिया दे दो, या चाहे थोड़ा सा पैसा दे दो, तो बाप मदद करेगा, हाँ ओके। अब बच्चा दिमाग से काम करेगा कि ना, ये खराब नहीं करनी बेटा, ये बड़ी प्यारी प्यारी बिल सेट होके जाती हैं, अच्छे सेटिंग चलती है। अपने यहाँ तो अपने यहाँ ये हो गया भैया,
बाप पहले ही से करेगा, हम मारेंगे, हमारे बात हमारी जमीन में थोड़ा तो फिर मोड़ा तो ठीक है, ये बहुए सपनों देखा तो मरा ही जाए, मोड़ा भी देखने लगा, अरे जल्दी तो मरो बूढ़ो, जबरदस्ती घिस रहे हो। और वहां प्रार्थना करते हैं कि प्रभु बने रहो, तन्नक और मेरो बिजनेस पहुंच रहा हो, बाउंड्री लाइन पे है मेरा धंधो हो, नहीं सही हो, जान लगा देते ना मरने के लिए बुढ़ऊ को, जान लगा देते, मर नहीं सकता, यहाँ के वहां नहीं हो सकता, पत्ता नहीं हिलने दूंगा, तुम्हारी उम्र सिर्फ 70-80 साल नहीं, 200-150 साल करके रहूंगा बेटा मैं, पैसा बहुत है तुम्हारे पास बूढ़े, समझे। जब उतना पैसा वो कमा लेता है ना, उसमें खुद ही ये बात आ जाती है, पापा जी हमारा पैसे की वैसे जरूरत तो है ना, बाकी तुम ज्ञान बढ़ो दे गए। इंसान की आदत ही गंदी है, डर में ही काम कर सकता है ना, ना हो ना डर, डला रहता है ढोर जैसे, सही है, डर के आगे जीत ऐसे ही थोड़ी बोला गया है, लड़ाई का खेल है पूरा, फेंक देते उधर तो, एक तो पहली चीज तो 18 साल होने के बाद ही अपनो देखो, 1 रुपया रत्ती मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वहां का कल्चर ही ऐसा, अगर पैसा आप खुद भी मांगते हो ना पेरेंट्स से, तो आपके साथ ही वाले की थू है ऐसी जिंदगी पे तुम्हारी, उनके भरोसे जी रहे तुम, अबे लो, गलत है, गलत है तो गलत है भाई, आई बात समझ में, समझे। लड़का हो या लड़की, बढ़िया से होटल्स बार, सबको, जितने भी होटल होते हैं, बार होते हैं, है ना या दुकानें होती हैं, करते हैं, करना ही बेटा तुम्हें काम है, कि तुम पढ़ाई कछु सीखो ना सीखो, तो तुम जिंदगी सीख जाओ। हाँ, ऐसा जो है वो तो बाप का रखा है, तुझे मिलेगा। हमें अपने यहाँ एक बंदा देखा इस मामले में, पहली बार हमारे यहाँ कोई बंदा देखा हमें, अपने करेली में, चलो है ना, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, थीम डेवलपमेंट, ठीक है, चलो अब इसको अपन देखेंगे कल।